तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो हम पढ़ने लग रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसके अंदर अपना टॉपिक है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो देखो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता क्या है। आपको डक्टस आर्टरियोसिस पता है, अब नॉर्मल कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में। तो बर्थ के आफ्टर बर्थ अनेटमिकली एंड फंक्शनली क्लोज ना हो पाना डक्टस आर्टरियोसिस का माना जाता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है क्या? कुछ नहीं है। डक्टस आर्टरियोसिस ना क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंडीशन बनती है जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। बस दिस इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो लिख लेते हैं, इट इज द फेलियर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। इट इज द फेलियर ऑफ ductus arteriosus it is the failure of ductus arteriosus to close होना functionally within 24 hours and anatomically within 1 से 2 मंथ। दिस इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस का फेल हो जाना, क्लोज होने का फंक्शनली 24 घंटे में और एनाटॉमिकली 1 से 2 महीने में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो डक्टस आर्टरियोसिस होता क्या है। गायनी में आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे एक बारी मैं दोबारा से रिकॉल आपको करा देता हूँ, दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ कि डक्टस आर्टरियोसिस होता क्या है। डक्टस आर्टरियोसिस एक नॉर्मल फीटल कनेक्शन होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। ठीक है, आयोटा भी कौन सा? डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, तो क्या होता है डक्टस आर्टरियोसिस? डक्टस आर्टरियोसिस इज ए नॉर्मल फीटल कनेक्शन। ठीक है, फीटल के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के बाद ये अब नॉर्मल हो जाता है। इसको बोलेंगे हम पीडीए। ठीक है, डक्टस डक्टस आर्टरियोसिस इज ए नॉर्मल फीटल कनेक्शन between it is a normal fetal connection between descending aorta and pulmonary artery। डिसेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन होता है डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये होता है डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, डक्टस आर्टरियोसिस समझ में आ गया। तो देखो, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो लोकेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क ऑफ आयोटा से कितनी आर्टरीज ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ पीडीए। तो देखो, आपने कार्डियो के अंदर पढ़ा होगा आर्क ऑफ आयोटा। ठीक है, तो आर्क ऑफ आयोटा कैसा होता है? एक ऐसी आर्क होती है जिसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ आयोटा। ये है असेंडिंग आयोटा, ये है डिसेंडिंग आयोटा। आप सभी को पता है ये चीज। अब देखो, यहां से 3 आर्टरीज ओरिजिनेट होती है जो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, एक तो ऐसी आर्टरी ओरिजिनेट होती है जो आगे 2 पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, एक इधर की तरफ जाती है और एक और आर्टरी ओरिजिनेट होती है। इनका नाम लिख लेते हैं। जो पहली आर्टरी होती है ये होती है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ये कौन सी है? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, दिस वन। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टरी होती है वो होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, कौन सी आर्टरी है ये? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद जो लास्ट आर्टरी होती है ये होती है लेफ्ट सबक्लेवियन। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब बात करा जाए कि यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहाँ पे होता है,
तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है ना, ये डिसेंडिंग आयोटा पे बिल्कुल नियर बाई ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहां पे बताया मैंने, नियर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इन डिसेंडिंग आयोटा, कहां पे, यानी अगर एग्जैक्ट लोकेशन बात करा जाएंगे तो एग्जैक्ट होएगा 5 to 8 mm नियर लेफ्ट अवे फ्रॉम, लोकेशन है 5 से लेके 8 mm अवे फ्रॉम लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये तो बात हो गई इसकी लोकेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर होता क्या है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो क्या है पीडीए। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर क्या होता है, एक सबसे पहले तो एक हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। ये एक हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, चैम्बर्स के नाम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इनके बीच में वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ठीक है, 2 वाल्व्स पता चल गई। अब देखो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और ये जाती है सीधी लंग्स के पास चली जाती है, और लंग्स के अंदर से लेती है ये ऑक्सीजन और ये वापस कनेक्ट करती है लेफ्ट एट्रियम को, पता है आपको। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है दूसरी वेसल जिसका नाम है आयोटा। अब ये आयोटा लेके जाती है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये बॉडी से ब्लड वापस ड्रेन हो जाता है राइट एट्रियम के अंदर, ये पता है अपने को सभी को। ठीक है, ऐसे कनेक्शन होता है, एवरीबडी नो अबाउट दिस। ओके, अब सुनो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस था क्या, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा का अबनॉर्मल कनेक्शन। तो ये तो हो गई पल्मोनरी आर्टरी दिस वन, और ये हो गई अपना आयोटा, तो इनके बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन देखना है अपने को। तो ये हो गई यहाँ पे अबनॉर्मल कनेक्शन, ये दोनों अबनॉर्मली अगर डायग्राम की तरह से देखे तो इस तरह से अगर मैं बना दूं तो आपको इजीली ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अबनॉर्मली कनेक्शन हो जाता है, अबनॉर्मली ओपनिंग। और एग्जैक्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट डायग्राम होता है ऐसा, दिस इज द एग्जैक्ट एनेटमी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जिसके अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या दिखने लग रहा है, ये है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द आर्क ऑफ आयोटा, या कह लो खाली आयोटा। ये आयोटा है, दिस इज द आयोटा एंड दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। इन दोनों के बीच में इस जगह पे दिस वन, यहां पे हो गई अबनॉर्मल कनेक्शन, यहां पे हो गई है अबनॉर्मल कनेक्शन। दिस इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जिसकी वजह से एक का ब्लड दूसरे की तरफ जाने लगा है। और इसको समझाने के लिए बिल्कुल इजी डायग्राम है जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो मेरा डायग्राम देखिए, यहां पे क्या होने लग रहा है इस डायग्राम के अंदर, देखिए पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन है। तो ठीक है, तो यहां पे आप ये बताओ, आयोटा के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होएगा या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर? तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट के लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होता है, राइट साइड प्रेशर कम होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फुल प्रेशर के साथ आयोटा में ब्लड जाएगा, 120 mmHg तक जा सकता है। ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो सीधी बात है, आयोटा के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और प्रेशर हमेशा हायर टू लोअर की तरफ शिफ्ट होता है, ये मैंने बताया है। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए सभी के अंदर यही चीज मैं रिपीट करता आने लग रहा हूँ, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें शिफ्ट होती हैं। तो हायर प्रेशर है आयोटा के अंदर, तो आयोटा कौन सा है, ये अपना आयोटा है, दिस वन इज द आयोटा। और ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो अपना जो ब्लड है वो शिफ्ट आयोटा से किस तरफ होएगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। इस तरह से अपना ब्लड शिफ्ट हो जाएगा आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ठीक है,
तो यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर हुआ क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड शिफ्ट हुआ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, हाई प्रेशर कहां पे था, आयोटा के अंदर था। ब्लड कहां पे गया है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया है, यानी लेफ्ट साइड से ब्लड गया है राइट साइड, यानी ये क्या है, एक टाइप की एसाइनोटिक डिजीज। दिस इज द एसाइनोटिक डिजीज, अंडरस्टैंड, ये है एक एसाइनोटिक डिजीज। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कीजिए, आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को शिफ्ट होना, ये कहा जाता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, ओके, ये था आपका पीडीए। अब बात करते हैं कि भाई नॉर्मली जो अपना डक्टस आर्टरियोसिस होता है ना, ये क्लोज होता कैसे। वैसे तो आपको गायनी में बताया ही होगा, ठीक है, गायनी में बताया होगा। पहले पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ना, ये क्लोज कैसे होता है एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल कंडीशंस का बताऊंगा, फिर हम शुरू करेंगे अब नॉर्मल कंडीशन का। ये नॉर्मल कंडीशन का वैसे आपको गायनी में भी शायद पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा, तो यहाँ पे एक बारी शॉर्ट और स्वीट तरीके से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी कोई भी बेबी ना डिलीवर होता है, ठीक है, तो डिलीवर होता है ना, तो दो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है डक्टस आर्टरियोसिस को फंक्शनली और एनेटमिकली क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो जब भी बेबी डिलीवर होता है, देखो अगर बात करेंगे डक्टस आर्टरियोसिस की, तो डक्टस, चल पहले बात सुनो, डक्टस आर्टरियोसिस की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आयोटा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा था, तो लेफ्ट से राइट साइड जाने लग रहा है। तो ये फीटल लाइफ में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी ने सांस लेना शुरू किया, तो उस टाइम पे क्या हुई है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई है। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो पल्मोनरी सिस्टम अलग हो गया, अलग कार्डियक सर्कुलेशन से। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, ये दोनों के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो आया है, जिससे क्या हुआ है, पेट जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो फंक्शनली क्लोज हो गया तुरंत। जैसे ही बेबी ने सांस ली, पहली सांस के साथ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आई, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला सर्कुलेशन, पल्मो सर्कुलेशन हार्ट के अंदर स्टार्ट हो गया, और डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गया। पहला कारण। दूसरा कारण होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बेबीज को जब भी बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होता है, तो प्लेसेंटा से बहुत सारा प्रोस्टाग्लैंडिन बेबी को मिलता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन इस डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखता है। ठीक है, तो जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा गायब हुआ, प्लेसेंटा कट गया, प्लेसेंटा कट गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं आएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं आएंगे, तो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगी। ये है एक नॉर्मल क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। अंडरस्टैंड, एक बारी नॉर्मल लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं नॉर्मली आफ्टर बर्थ, पैदा होने के साथ ही दो चीजें हुई हैं यहां पे, ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्यों, क्योंकि बेबी ने पहला सांस लेना शुरू कर दिया है। ड्यू टू इंक्रीज O2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ने की वजह से, और डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से मिले थे बेबी को, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा हमने कट करके निकाल दिया। ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे बढ़ी, बेबी ने सांस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ है, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गया है। डक्टस आर्टरियोसिस
क्लोज हो गया है, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस ऐसे क्लोज हो गया। अंडरस्टैंड, ये तो था नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर आफ्टर बर्थ। अब बात करते हैं पीडीए के अंदर क्या होता है। अब बात करेंगे इन पीडीए। नाउ वी टॉक अबाउट इन पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर ये क्लोज क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये तो क्लोज होना ही चाहिए, वैसे नॉर्मली होना ही चाहिए ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज, लेकिन पीडीए के अंदर ये क्लोज क्यों नहीं हुआ। तो देखो पीडीए के अंदर क्यों नहीं हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, किसी भी एटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, जैसे इटियोलॉजी मान लेते, एग्जांपल मान लेते प्री मैच्योरिटी है, कोई बेबी है वो प्री मैच्योर पैदा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर प्री मैच्योरिटी है, ठीक है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजी क्या हुआ है, बेबी के रह गए लंग्स इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर लंग्स रह गए बेबी के। और लंग्स अगर इमेच्योर है तो वहां पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन इतने अफेक्टिव तरीके से नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए था, जिससे क्या हुआ है, इमेच्योर लंग्स होने की वजह से, ठीक है, इमेच्योर लंग्स रहने की वजह से यहां पे हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उससे क्या हुआ है, डिले हो गया, डिले इन क्लोजिंग ऑफ, डिले इन क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, डिले इन क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो यहां पे डिले हो गया है, क्यों, क्योंकि प्री इमेच्योर लंग्स थे बेबी के अंदर, प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है जिससे उसके लंग्स इमेच्योर थे, जिससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं आ पाया, जिससे क्या हुआ है, कंडीशन बन गई जिसको बोलते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो मैंने अभी यहां इमेज में बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर बेबी के पैदा होने के बाद भी आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाने लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुई है, यहां तक समझ में आ गया पीडीए के अंदर क्या हुआ है, किसी एटियोलॉजी की वजह से लंग्स इमेच्योर रह गए जिससे ऑक्सीजन कम मिली, ऑक्सीजन कम मिली तो क्योंकि डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज होने के लिए दो कंडीशन चाहिए थी, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होना चाहिए था और एक ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़नी चाहिए थी। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल तो कम हो गया लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से इस डिफेक्ट को क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगा। तो अब बात करेंगे टाइम लगेगा तो उससे होगा क्या, इस डिफेक्ट में होता ही क्या है। तो देखो इमेज देखिए, एक बना देते हैं, एक ये है आपका लवली डबली हार्ट, दिस इज योर हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बना लो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल बना ली, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल से वेसल पल्मोनरी आर्टरी निकली, लंग्स के पास पहुंची और लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकली, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाया और राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो गया, ये पता है। और यहाँ पे पीडीए के अंदर क्या हो रहा था, अबनॉर्मल कनेक्शन थी किसके बीच में, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जिससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होने लग रहा था। यानी कहाँ पे शिफ्ट होने लग रहा था, हाई प्रेशर था आयोटा के अंदर और लो प्रेशर था कहाँ पे, लो प्रेशर कहाँ पे है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ पे इस तरीके से ब्लड शंट होने लग रहा है इस वाली साइड, इन दोनों के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, ठीक है। उससे हो गया क्या, जो आयोटा का ब्लड, अगर मैं बात करूं, सपोज करूं इस एरिया को, केवल इस एरिया को, मैं इस वाले एरिया को अगर मैं जूम करूं, इस सर्कल वाले एरिया को अगर मैं जूम करता हूं तो देखिए ये एक आयोटा है, ठीक है, इसके अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से ब्लड उधर चला गया, वरना जाना चाहिए था इसको बॉडी के पास, ठीक है। इधर है बॉडी और इधर है पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास अब आयोटा के पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो ब्लड के जा सकता है बॉडी के अंदर या जा सकता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर। आधा ब्लड चला गया, 50% चला गया बॉडी के अंदर, 50% चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हुआ है, जो आयोटा का ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, तो पल्मोनरी आर्टरी इतने ब्लड को झेलने के लिए नहीं बनी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा
ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज आयोटा, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज वेना केवा। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को झेलने के लिए नहीं बनी, जिससे यहाँ पे हो जाएगा कंजेशन, यहाँ पे ब्लड का कंजेशन होना पल्मोनरी आर्टरी में स्टार्ट हो गया। अब ये कंजेशन होएगा, ये जो वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है इसने क्या करा है, लंग्स को भी अफेक्ट कर दिया, लंग्स के अंदर भी हो जाएगा कंजेशन। लंग्स के अंदर कंजेशन होएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के पास भी ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम के पास ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ज्यादा ब्लड पहुंचा है तो उससे क्या हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल को इस ब्लड को बाहर निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ज्यादा काम करना पड़ा, लेफ्ट एट्रियम को भी ज्यादा काम करना पड़ा। लेफ्ट एट्रियम तो चलो ठीक है, छोड़ देते, छोटी चीज है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल अगर लंबे टाइम तक ज्यादा वर्क करता रहा तो यहाँ की मसल्स का साइज बढ़ जाएगा और मसल के साइज बढ़ने को बोला जाता है हाइपरट्रोफी। यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। अंडरस्टैंड? तो मैंने क्या बताया था, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन था, ब्लड हाई प्रेशर आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ शिफ्ट हो गया, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन किया, इस ब्लड ने कंजेशन किया, इसने फिर लंग्स के अंदर कंजेशन किया। कंजेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ओवरलोड हो गया, पल्मोनरी आर्टरी इतनी ब्लड के लिए नहीं बनी थी, पल्मोनरी आर्टरी का बहुत सारा ब्लड पहुंचा लंग्स में, लंग्स के अंदर कंजेशन हुआ तो फिर ये सारा ब्लड पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर अब ये ब्लड पहुंचा है तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी कंजेशन होएगा, ओवरलोड होएगा, तो लेफ्ट एट्रियम का ओवरलोड चला गया नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल का ओवरलोड लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया। ठीक है, पंप कर दिया, आधा चला गया बॉडी में, आधा वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया। वैसे देखा जाए तो जाना चाहिए था तो बॉडी के पास, लेकिन ये वापस ही घूम के उसके पास आ गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी होगी। और सुनो, और अगर ये चीज चलती रही एक टाइम पे आके बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाए, वेरी सीवियर कंडीशन हो जाए, तो उस टाइम पे क्या करेगा, अगर सीवियर हो जाए और हमने ट्रीट भी ना करे, उस टाइम पे क्या होएगा, ये जो प्रेशर है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, जो आयोटा से प्रेशर जाने लग रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, कंजेशन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, एक ही बात है। ठीक है, तो आयोटा का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन, ओवरलोड और हाइपरटेंशन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इक्वल हो जाएगा आयोटा के प्रेशर के। ठीक है, और एक टाइम फिर और ऐसी आएगी कुछ टाइम बाद, जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बड़ा ज्यादा हो जाएगा आयोटा से, और उस टाइम पे रिवर्स शंट शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आयोटा की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड है, आयोटा लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड शंट होना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम एसन-मेंजर सिंड्रोम। यही चीज मैंने बताई थी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर भी। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर भी यही बताई थी। तो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जिससे क्या हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ गया है इतना कि वो आयोटा के प्रेशर के जितना हो गया। और एक टाइम ऐसा आया पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर आयोटा से भी ज्यादा हो गया, जिससे क्या हुआ, ब्लड आयोटा से पल्मोनरी की तरफ आने की बजाय पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसी को बोलते हैं शंट रिवर्सल या एसन-मेंजर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक है, ओके, डिले इन क्लोजर ऑफ पक्ट। तो जिससे क्या हुआ है, यहां तक हमने बताया था, इन पीडीए क्या है, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजी, जैसे से इमेच्योर लंग्स रह गए जिससे ऑक्सीजन कम हो गया, जिससे डिले इन क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, डिले इन क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। इस डिले के अंदर इस डक्टस आर्टरियोसिस का ओपन रह जाना ही बोला जाता है दिस इज, यही तो है पीडीए, यही तो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। इसके अंदर क्या होता है,
जो ब्लड होता है ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोस के अंदर, आयोटा से ब्लड शिफ्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड शिफ्ट होएगा उससे क्या होएगा, इंक्रीज होएगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, जिससे क्या हुआ है, पल्मोनरी कंजेशन हो गया है। पल्मोनरी कंजेशन हो गया है, जिससे पल्मोनरी कंजेशन होने के वजह से लंग्स के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, रिकरेंट पल्मो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, रिकरेंट पल्मो इन्फेक्शन हो गया। और क्या हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। दो चीज हो गई, ठीक है, एक हो गई पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड आने की वजह से यहां पे हो गई हाइपरटेंशन, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, जिससे क्या हुआ, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन होने की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, वॉल्यूम ओवरलोड इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, जिससे एक कंडीशन बनेगी जिसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होने से क्या होएगा, अगर यही कंडीशन इफ वॉल्यूम ओवरलोड वाली कंडीशन इफ सीवियर हो जाए, अगर यही कंडीशन अगर सीवियर हो जाए और अनट्रीटेड रहे एंड रिमेन इन अनट्रीटेड, तो यही कंडीशन फाइनली कन्वर्ट इनटू शंट रिवर्सल, यानी आइसन-मेंजर सिंड्रोम, आइसन-मेंजर सिंड्रोम। आइसन-मेंजर सिंड्रोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस आइसन-मेंजर सिंड्रोम मतलब यहां पे क्या हो जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड शंट होना शुरू हो जाता है, शंट का मतलब फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, दिस इज आइसन-मेंजर सिंड्रोम, ये चीज। ओके, अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। नाउ वी टॉक अबाउट ईटियोलॉजी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। अगर सबसे मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी की बात करें तो वो होती है प्री मैच्योरिटी, ठीक है, तो प्री मैच्योरिटी ये है मोस्ट कॉमन कोज, और इसको कीजिए आप हाईलाइट। ओके, सेकंड है मैटरनल कंडीशंस, जैसे मैटरनल रूबेला, मैटरनल रूबेला के अंदर पीडीए देखने को मिलता है, मैटरनल रूबेला, और इसको कीजिए हाईलाइट। मैटरनल रूबेला देखने को मिलेगा अपने को पीडीए के अंदर, ठीक है, मैटरनल रूबेला हो गया। और कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे ट्राइजोमी 21 एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, ट्राइजोमी 21 जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और बात कर सकते हैं कुछ और कॉमन, और ये ज्यादातर ना फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। फीमेल बेबी होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा कॉमन होती है पीडीए, मोर कॉमन इन फीमेल, ओके, ये चीज, ये इटियोलॉजी होगी खत्म। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की।
नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पीडीए। तो क्लिनिकल फीचर डिपेंड करता है पीडीए के साइज पे। अगर छोटा साइज है तो कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, एसिम्टोमेटिक। अगर स्मॉल पीडीए है तो एसिम्टोमेटिक। अगर पीडीए का साइज छोटा है तो एसिम्टोमेटिक होएगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा है तो सिम्टम्स आएंगे। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या आप देख रहे थे, आपने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखा क्या हुआ, ये आयोटा है, दिस इज द आयोटा। ये आयोटा का ब्लड दो साइड शिफ्ट हो गया, एक तो चला गया पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और एक चला गया बॉडी की तरफ, ठीक है। तो जो बॉडी की तरफ ब्लड पहुंचा है तो इससे क्या हुआ है, बॉडी के लिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ जी। बॉडी में जो ब्लड पहुंचना चाहिए था वो आधा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे क्या हुआ है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ है फॉर बॉडी, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर मैं लिखूंगा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ है, जिससे क्लिनिकल फीचर आएंगे जैसे टैकीकार्डिया, कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट का काम, हार्ट रेट ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, टैकीकार्डिया हो जाएगा। और साथ में बार बार ही हार्ट रेट, हार्ट के ऊपर ज्यादा ओवरलोड पड़ रहा है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। और कभी कभी लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि एट्रियम के ऊपर भी वर्कलोड पड़ रहा है, लेकिन मेन रहेगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। उसके बाद एक चीज और देखने को मिलती है, वाइड पल्स प्रेशर। अब आप पूछोगे ये वाइल्ड पल्स प्रेशर होता क्या है, तो आपने कार्डियो के अंदर जरूर पढ़ा होगा वाइल्ड पल्स प्रेशर। वाइड पल्स प्रेशर, ठीक है। जो वाइड पल्स प्रेशर होता है ये क्या होता है, ये पहले सबसे पहले बात ये तो होते यहाँ पे होता है ड्यू टू पीडीए की वजह से देखने को मिलता है, जिसके अंदर सिस्टोलिक तो नॉर्मल रहता है लेकिन डायस्टोलिक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टोलिक तो नॉर्मल रहेगा, सिस्टोलिक बीपी है वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो डायस्टोलिक है ना वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है। किसका कारण क्या है, इमेज के अंदर दोबारा देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिस्टोलिक कैसे आता है, जो बॉडी के अंदर पहुंचता है, सिस्टोलिक बीपी तो ठीक रहेगा, लेकिन डायस्टोलिक जो रिटर्न आना है, अब रिटर्न आएगा कैसे, रिटर्न तो आधा ब्लड तो आधा पल्मोनरी आर्टरी में पहले ही पहुंच चुका, वॉल्यूम तो पहले ही कम हो लिया, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है इन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है, छोटा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है। डायस्टोलिक हो जाता है डिक्रीज, ओके। ये तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से। और एक चीज और होती है यहाँ पे देखने को मिलता है, फेलियर टू थ्राइव। बेबी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती एज द इंक्रीजिंग एज, इन एज के अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर बात करते हैं पल्मोनरी कंजेशन की, ठीक है। पल्मो कंजेशन होने लग रही थी, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या क्या फीचर अपने को देखने को मिलेंगे। अगर पल्मोनरी कंजेशन होने लग रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो होने लग रहा है, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन, तो उसकी वजह से सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिस्निया, टेकिपीनिया, ठीक है, ऑर्थोपनिया, ये छोटे मोटे सारे फीचर। और फ्रीक्वेंट पल्मो इन्फेक्शन, बेबी के अंदर फ्रीक्वेंटली पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ओके, फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, ओके। ये हो गया पल्मोनरी कंजेशन। अब यहाँ पे लिखते हैं एक और कंडीशन, एक और फीचर यहाँ पे होता है रिस्क ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं सबसे ज़्यादा तो वीएसडी के अंदर रहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टिकल डिफेक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, तो हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर होने का चांस रहेगा हमेशा, ठीक है।
तो ये था आपका क्लिनिकल फीचर। ओके, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी बेबी को पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन। हम स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे बेबी की हार्ट रेट। अस्कल्टेशन में हम दो हार्ट रेट सुनते हैं, S1 और S2 अपने को सुनाई देती है, और ये दोनों की दोनों मरमर सुनाई देंगी अपने को, दोनों की दोनों अबनॉर्मल सुनाई देगी। यानी अबनॉर्मल साउंड को क्या बोलते हैं, मरमर। बोथ मरमर साउंड सुनाई देगी, और इसी को दोनों मरमर साउंड सुनाई देने को ही बोला जाता है क्लासिक मशीनरी साउंड। मशीनरी साउंड। क्लासिक मशीनरी साउंड, या कभी कभी इसको हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस मरमर। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सुनाई दे रही है, कॉन्टिन्यूअस मरमर। ओके, तो ये था अस्कल्टेशन ऑफ, ठीक है, अस्कल्टेशन ऑफ PDA। ओके, अब बात करते हैं कि ये मरमर सुनाई कहां पे देगी। तो जो ये मरमर साउंड होती है ना, ये इंफ्रा, जो अस्कल्टेशन हम कहां करेंगे, ये हम करेंगे इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन के अंदर। इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन, ठीक है, इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन के अंदर हम करेंगे मरमर को अस्कल्टेट। अब इसके अंदर इसको हाईलाइट करो, क्लासिक मशीनरी साउंड को हाईलाइट करो, और करोगे कंटिन्यूअस मरमर को हाईलाइट। अब बात करते हैं इसके अंदर और डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे एक्सरे। अगला लिखिए एक्सरे। ठीक है, नाउ राउट डाउन एक्सरे। एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोमेगाली देखने को मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्सरे के अंदर अपने को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब और ECG कर लेंगे। ECG के अंदर अपने को QRS कॉम्प्लेक्स अबनॉर्मल मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से। ठीक है, साथ में कार्डियोमेगाली। ओके, उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इको। ये अपने को लोकेशन, सीवियरिटी, साइज सब कुछ बता देगा इको। ठीक है, ये था डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब हाउ डू वी मैनेज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं फार्मा मैनेजमेंट की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं फार्मा मैनेजमेंट की। ड्रग्स मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहले जो ड्रग दी जाती है वो होती है NSAIDs। कौन सी ड्रग होती है, NSAIDs, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। NSAIDs के अंदर जो सबसे पहले ड्रग्स जो हम लिखते हैं वो है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन, इंडोमिथासिन ये क्या होती है, ये एक NSAIDs ड्रग है। और NSAID ड्रग्स का अपने को पैथोफिजियोलॉजी पता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाएगा तो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में इस टॉपिक के बताया था कि डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम होनी चाहिए और दूसरा सैचुरेशन ऑक्सीजन की बढ़नी चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़े और प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो, तो हम इंडोमिथासिन दे के क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को बहुत ज्यादा कम कर लेंगे ताकि ये जल्दी से क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इंडोमिथासिन या NSAIDs जो भी है,
NSAIDs कह लो या प्रोस्टाग्लैंडिन्स कह लो, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को डिक्रीज करके उससे क्या हो जाएगा, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगा, डक्टस आर्टरियोसिस विल क्लोज। दिस इज इंडोमिथासिन फॉर यू। अब बात करते हैं इंडोमिथासिन की डोज के बारे में, पूछ सकते हैं कि इसकी डोज कितनी होती है। इसकी डोज होती है 0.1 से लेके 0.2 mg पर kg, ठीक है, 0.1 से लेके 0.2 mg पर kg डोज होती है। और इसकी पूछते हैं कितनी डोज देने की जरूरत पड़ती है, तो इसकी देने को पड़ती है अपने को 3 डोजेस, 3 डोज देनी है 0.1 से लेकर 0.2 mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। अब इंडोमिथासिन के ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, इंडोमिथासिन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। बात करते हैं इंडोमिथासिन के साइड इफेक्ट्स के, ठीक है। तो इंडोमिथासिन के सबसे पहले साइड इफेक्ट होते हैं, ये रीनल इंपेयरमेंट करती है, रीनल साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ओलिगोयूरिया या इंक्रीज सीरम, इंक्रीज क्रेटिन यूरिया वगैरह लेवल, ठीक है। तो बात करते हैं साइड इफेक्ट के अंदर, ये क्या करती है, रीनल इंपेयरमेंट, ठीक है, रीनल इंपेयरमेंट। ये रीनल इंपेयरमेंट करती है, जैसे ओलिगोयूरिया या इंक्रीज क्रेटिन लेवल, ये सारे साइड इफेक्ट, क्रेटिन का लेवल बढ़ा देती है, ओलिगोयूरिया कर देती है बच्चे के अंदर, ठीक है, ये सारे। और जीआईटी के अंदर ये क्या करती है, जीआईटी की अगर साइड इफेक्ट की बात करें जाए तो ये करती है एंटीरोकोलाइटिस, ये करती है एंटीरोकोलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एंटीरियम एंड कोलाइटिस, कोलोन, ठीक है, एंटीरोकोलाइटिस, ठीक है, एंटीरोकोलाइटिस। और बात करें इसके साथ में, ये करती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये 3 साइड इफेक्ट आपको याद रखने हैं, दीज साइड इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इन साइड इफेक्ट्स को कर लो हाईलाइट। ये साइड इफेक्ट आपको याद रखने हैं, एक तो रीनल इंपेयरमेंट, एक एंटीरोकोलाइटिस और एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, एंडोमिथासिन का साइड इफेक्ट, ठीक है। और अब जो सेकंड ड्रग है वो है आइबुप्रोफिन, जिसको ब्रूफिन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड ड्रग इज आइबुप्रोफिन, ठीक है। ये सेकंड एनएसएड ड्रग्स है जो यूज करते हैं हम फॉर द क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, आइबुप्रोफिन, ठीक है। आइबुप्रोफिन के अंदर लिख लेते हैं, ये सेम इफेक्टिव है जैसे इंडोमिथासिन है, सेम इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट, उतना ही इफेक्टिव है, बस साइड इफेक्ट भी उससे कम है। इसलिए आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे आइबुप्रोफिन को प्रेफर करते हैं अबोव एंडोमेथासिन, ठीक है। तो ये चीज। अब बात करते हैं ड्रग मैनेजमेंट, ये तो हो गया क्लोज करने के लिए। अब बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरा ड्रग मैनेजमेंट, टू प्रिवेंट सीसीएफ, टू प्रिवेंट कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर से बचाने के लिए बेबी के अंदर कौन सी ड्रग देंगे, तो भाई 2 ड्रग्स हैं, हमने पहले भी नाम पढ़ा था, डाइजोक्सिन दे देंगे और हम डायोरेटिक्स दे देंगे, ठीक है। डायरेटिक्स जो एडिमा वगैरह बॉडी के अंदर स्वेलिंग होनी शुरू हुई है हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपने को कुछ खास नहीं करना, जो डक्टस आर्टरियोसिस है ना उसको लाइगेट कर देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, लाइगेशन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, लाइगेशन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखो,
नो नीड फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने को केवल नॉर्मली प्रोसीजर से हो जाएगी, ठीक है। नो नीड फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, यहाँ पे कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये कैसे करते हैं हम, डन बाय लेफ्ट थोरैकोटोमी। डन बाय लेफ्ट थोरैकोटोमी, लेफ्ट थोरैकोटोमी से हम कर देते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन अपने पास होता है डिवाइस क्लोजर, डिवाइस से भी हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिख लेते हैं, ये है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा बच्चे के अंदर ये है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कौन सा, डिवाइस क्लोजर, ठीक है। तो ये था आपका पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। थैंक यू फॉर द क्लास।